बेटा तुम्हें पता है इंड्यूस ईएमएफ जो होता है इसका फार्मूला होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। हम उसे डेराइव करके लाते हैं। मैं एक्चुअली एक सेकंड रुक जाओ, मैं बता ही देता हूँ। देखो बेटा एक नोट के फॉर्म में लिख रहे हैं बाय फैराडे लॉ इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। अगर फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा और अगर थीटा को आप ओमेगा टी लिख लें, जहां पर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अ कॉइल, टी इज द टाइम, तब ये फार्मूला हो जाता है E इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी माइनस एन बी ए डी बाई डी एक्स। कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ बेटा ये था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला है। ई मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा टी मैक्स हो। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहां 1 लिखोगे तो ये आएगा ई नॉट, इसे हम ई मैक्स कह सकते हैं, ये एन बी ए ओमेगा आएगा। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि ईएमएफ जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई नॉट कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में वेरी करता है अगर एल जो है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक डेफिनेट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो। मान लीजिए ये कॉइल था, मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे 90 डिग्री पे रखा था, ये एरिया है। 180 डिग्री टर्न का क्या मतलब हुआ? देखो ये जब आप घुमा के लाएंगे यूं तो ये 90 हुआ, और जब आप यूं ले जाएंगे तो 180 होगा। तो आप बताइए, शुरुआत में अगर ये ऐसे कॉइल थी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों का एंगल 0 था। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, जो ये थीटा था ये 0 था। अब जब इस कॉइल को बेटा 180 डिग्री टर्न करके लाएंगे, ये आप ले आए 180 डिग्री, तो एरिया वेक्टर बेटा इसका आगे की ओर आ गया। अब एंगल क्या हो जाएगा? 180। तो cos 0 प्लस 1 था, cos 180 माइनस 1 है, तो चेंज इन फ्लक्स या चेंज इन ईएमएफ क्या हो जाएगा? दोनों को अगर साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड ही तो हो जाएगा। यस सर, मैं भी वही कह रही हूँ कि अगर इसे न्यूमेरिकल वाइज भी लेके चले तो वैसे भी हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। इंडक्टर्स जैसे बेटा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता था, कैपेसिटर का होता था, वैसे ही इंडक्टर का कॉम्बिनेशन है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप बेटा आप ऐसे, जैसे एक इंडक्टर ये है, इसका इंडक्टेंस L1 है, आप इसके साथ एक दूसरा इंडक्टर ये कनेक्ट कर दीजिए, L2 है। देखो बेटा दोनों सीरीज में है। बेटा इंडक्टर बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसे रेजिस्टेंस करता है, मतलब ये अपोज करते हैं करंट का। तो आप समझिए कि इनका बर्ताव बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे रेजिस्टेंस का था। तो इक्विवेलेंट जो आपका इंडक्टेंस आ जाएगा L1 प्लस L2। नेचुरली अगर एक 2 से ज्यादा होंगे तो आप 2 से ज्यादा चले जाइएगा। यस सर। ठीक, जब ये फार्मूला लिखते हैं तो हम मानते हैं कि ये दोनों कॉइल एक दूसरे से आइसोलेटेड है, मतलब इसका फ्लक्स इसमें नहीं जाएगा, इसका फ्लक्स इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड ना हो, जो कि बहुत ज्यादा चांस है, तो इसका मतलब जब आइसोलेटेड नहीं है तो इसका फ्लक्स इसमें और इसका फ्लक्स इसमें जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। तो अगर ये बताएं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर रखी हैं तो ये फार्मूला, लेकिन अगर एक दूसरे के नजदीक हैं तो बेटा इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन आता है, और वो फिर फार्मूला थोड़ा बदलता है। इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कंसीडर्ड, इसका मतलब ये होता है बोथ आर नियर टू ईच अदर, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कंसीडर्ड, देन तब बेटा एल का फार्मूला ये हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M होता है। M आप जानते ही क्या है, प्लस तब होता है जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, माइनस 2M तब होता है जब दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। ठीक है, मतलब इसका समझे बेटा? इसका मतलब ये होता है, सुनिएगा मैं बता दूं, जैसे इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ये गई इधर ऐसे, और इसकी भी फ्लक्स लाइंस इसी तरफ आ रही हैं, दोनों फ्लक्स लाइंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो प्लस ये भी हो सकता है ना कि L1 की फ्लक्स लाइंस ये जा रही हैं, L2 की उल्टा जा रही हैं, तो अपोज करेगा। तो यहां पर आप लिखना चाहें व्हेन बोथ सपोर्ट्स ईच अदर
देन प्लस, इफ अपोजेस, एक दूसरे को अपोज करते हैं, देन माइनस, तब बेटा माइनस होगा, तब ये माइनस वाला साइन आएगा। करेक्ट? सर हाँ बोलो बेटा। फिर ये जो प्लस और माइनस वाली बात है, ये अगर मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज हुई पॉइंटिंग और नहीं। क्लॉकवाइज हुई, इस पे डिपेंड करेगा ना? हाँ नहीं, क्योंकि मतलब वो जाएगी उससे। तुम्हें दिखेगा, या तो डायग्राम बताएंगे, तुम्हें लगेगा हाँ यार इसका फ्लक्स इधर जा रहा है, अदरवाइज ज्यादातर वो यही करेंगे, दे असिस्ट, दे अपोज। तो असिस्ट में प्लस, अपोज में माइनस, राइट? यस सर। ये सीरीज, सेकंड लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटे देखिएगा, पैरेलल में आप बना दीजिए, एक ऐसे ले लिया कॉइल, ये L1 ये L2 दोनों देखिए पैरेलल में, तब बेटा ये 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 आता है। सिंप्लीफाई कर लें, L इक्वल टू ऐसे आएगा, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। फिर आप देखिएगा बेटा, इस फार्मूले को जिसको हमने इक्वेशन x1 और x2 में रखा है, हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को अभी भी कंसीडर नहीं किया है। अगर कंसीडर हो जाए तो इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और लॉजिक उसका वही है बेटा, दोनों एक दूसरे के आसपास है, तो इसकी फ्लक्स लाइंस यहां से भी गुजरेंगी, इसकी फ्लक्स लाइंस यहां से भी गुजरेंगी, अपोज भी कर सकती हैं, सपोर्ट भी कर सकती हैं, उसी के अनुसार आएगा। इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज कंसीडर्ड, आप इसे कंसीडर करें, ये फार्मूला ऐसे हो जाता है, आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो L1 L2 जहां मल्टीप्लीकेशन में है, यहां माइनस M स्क्वायर आता है, और जहां पर L1 L2 प्लस में है, जैसे पिछले वाले में याद करो L1 प्लस L2 था, तो प्लस माइनस 2M आया था। फिर वही बात है, सपोर्ट करेंगे तो प्लस, अपोज करेंगे तो माइनस। प्लस इफ सपोर्ट्स, माइनस इफ अपोजेस। करेक्ट? कुछ ना बोला जाए तो फिर मतलब ये M नहीं लाएंगे, तो फिर यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। इफ नथिंग इज सेड देन इट मींस कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल कॉम्बिनेशन कर लेना। ठीक, अब एक वर्ड यहां पर और आएगा बेटा, इसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो हेडिंग दीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग नाम से क्लियर है, इसमें कपल का मतलब दो होगा, एक कॉइल के नजदीक दूसरी कॉइल है, तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के केस में हर कॉइल का खुद का सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 वो खत्म थोड़ा हो जाता है। जब हम सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ते हैं तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के L1 L2 के रूल को इग्नोर कर देते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यही बात करता है कि जब दो कॉइल एक दूसरे के नजदीक रखी गई हैं, तो एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे कॉइल से पास हो सकता है। हमें कपलिंग में यही बताना होता है कि कैसे एक का फ्लक्स दूसरे से पास हो रहा है। क्या पहली कॉइल का, जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, फ्लक्स पूरा का पूरा सेकेंडरी से पास हो रहा है, तो ये बेस्ट कपलिंग है। मैं इसका एग्जांपल तुम्हें दो, ट्रांसफार्मर जो एसी में पढ़ेंगे, तो पता है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य रूल होता है कि प्राइमरी के सारे फ्लक्स लाइन सेकेंडरी में जाएं। अगर कुछ लाइन इधर उधर चली जाएंगे तो ये नुकसान है बेटा, ये एनर्जी लॉस है। तो कपलिंग इसी को बताता है कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे के पास रखी गई हैं कि प्राइमरी से निकलने वाला फ्लक्स सेकेंडरी से पूरा का पूरा पास हो, तो ये बेस्ट कपलिंग कहते हैं। तो इसी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए के यूज किया जाता है। के का फार्मूला है बड़ा सिंपल सा, m अपॉन अंडर रूट L1 L2 ऑल्सो इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी अपॉन फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग सेकेंडरी कॉइल से जाने वाला फ्लक्स और प्राइमरी से जाने वाले फ्लक्स के रेशियो के बराबर है। आप खुद बताओ बेटा, जितना प्राइमरी से फ्लक्स निकला सारा का सारा सेकेंडरी से गुजर जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो के 1 हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बेस्ट हो जाएगी। के की वैल्यू जो है बेटा 1 से लेके 0 के बीच में लाई करती है। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब इसके 3 पार्ट बन सकते हैं, समझिएगा बेटा। इफ coils are tightly coupled, अगर कॉइल की कपलिंग बड़ी टाइट रखी गई है, देन जानते क्या होता है, K इक्वल टू 1 होता है।
और k इक्वल टू 1 का मतलब हुआ आप यहां से आए, इसका मतलब फाइव एस अपॉन फाइव पी इक्वल टू 1, इसका मतलब फाइव ऑफ द सेकेंडरी इज इक्वल टू फाइव ऑफ द प्राइमरी। तो इसका मतलब प्राइमरी से निकलने वाला सारे फ्लक्स सेकेंडरी से जा रहे हैं। तो टाइटली कपल्ड का अगर आप डायग्राम बनाए तो ऐसे बना सकते हैं। आप देखिएगा ये प्राइमरी कॉइल आपने बना दिया, ये प्राइमरी है। आप कहें सर सेकेंडरी की कपलिंग हमने ऐसे कर दिया, ये सेकेंडरी कॉइल देखो बेटा ऐसे कपल कर दे, ये आ गया, ये सेकेंडरी कॉइल है। दोनों देखो टाइटली कपल्ड है। जो फ्लक्स लाइंस यहां से गुजरेंगी देखो प्राइमरी से सब इसी के अंदर से जाएंगी। यस सर। यस ठीक है, तो k इक्वल टू यहां आ गया बेटा 1। अब k इक्वल टू हम चाहते हैं 1 और 0 के बीच में हो, यानी नॉर्मल कपलिंग जो आमतौर पर हमारे आम जीवन में हम जो इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। इसे बना लो तो फिर वो बताएं। k एक नंबर है बेटा, अगर आप डायमेंशन वाइज देखें तो m का डायमेंशन और अंडर रूट L1 L2 का डायमेंशन कैंसिल करेगा। k इज अ सिंपल नंबर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। सेकेंड आएगा फॉर नॉर्मल कपलिंग, तो k क्या हो जाता है, ये बेटा 1 से 0 के बीच में रहता है। अब ये तो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तय किया जाएगा कि कितना है, क्योंकि 1 तो बेस्ट है बेटा, 0 वर्स्ट है, 0 1 के बीच में प्रैक्टिकल वैल्यू आ गई। ये कपलिंग नॉर्मल है। तुमने जैसे अगर याद हो हम लोग जब ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाते हैं, प्राइमरी लेते हैं, बीच में कुछ लैमिनेटेड कोर्स दिखाते हैं, फिर सेकेंडरी लेते हैं, ये नॉर्मल कपलिंग है। जैसे यहां से फ्लक्स लाइन गई, यहां से गुजरेंगी, हो सकता है कुछ यहां से ना गुजरे इधर भी चली जाए, तो थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। ये नॉर्मल कपलिंग है। थर्ड फॉर नो कपलिंग, मतलब कोई कपलिंग है ही नहीं भैया, यानी इफ कॉइल्स आर इज परपेंडिकुलरली रखी होती, मतलब ये हुआ जैसे ये बेटा एक प्राइमरी कॉइल हो गई है, ये आप सेकेंडरी ये रखा हुआ है, ये सेकेंडरी ये रखी हुई। अब कुछ हो ही नहीं रहा, यहां तो कहोगे फ्लक्स लाइन सर ये जा रही है, यहीं पे ये आ जा रही है, ये यहां आ जा रही है, बस फ्लक्स लाइंस ये जा रही आ रही है, इससे कोई देखो लेने देना नहीं है। तो लिखोगे देन k इक्वल टू क्या होता है 0। तो नॉर्मल a अगर आपको परपेंडिकुलर बोला जाए तो समझ लेना k 0 है। यस सर। यस सर। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। ठीक है।